नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ट्रंप भड़बड़ाया हुआ है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। सुबह कुछ और बयान आ रहा है, शाम को कुछ और बयान आ रहा है और ढेर सारे तमाशे चल रहे हैं। राइटर्स में अभी थोड़ी देर पहले ये बयान आया, और बयान क्या, उसका वीडियो आया है जिसमें उसने कहा है हम ईरान के टच में तो हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि ईरान बातचीत के लिए या फिर समझौते के लिए तैयार होगा। कहने का मतलब यही है, जो कह गया वो, जो ज्यादा बोलता है वो कई बार ज्यादा कह जाता है, जो नहीं कहना चाहता है वो भी कह जाता है। कहने का मतलब यही है कि हम तो मिन्नतें कर रहे हैं ईरान से कि भाई जंग खत्म करो, लेकिन ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो मुश्किल हैं, इसलिए समझौता नहीं हो पा रहा है। ईरान ने जो सबसे बड़ी शर्त रखी है वो ये कि बम से जितना हमारे यहां नुकसान हुआ है उसकी एक एक पाई आपको चुकाना पड़ेगा, एक एक डॉलर जो हमारा नुकसान हुआ है वो नुकसान चुकाना पड़ेगा, और आप देखिएगा यही लोग नुकसान चुकाएंगे भी। लेकिन इसके साथ साथ जो बात चल रही है वो क्या है, वो है कि ईरान के अंदर जमीन के रास्ते घुसेंगे, यानी ईरान में इनके आर्मी वाले घुसेंगे और ईरान के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। आपको बताया था मैंने, जापान के पास से मरीन वगैरह बुलाए गए हैं, 2500 मरीन बुलाए गए हैं। इसके अलावा तस्वीरें आई कि अमेरिका टैंक तैयार कर रहा है। टैंक पे जो कलर है वो कलर वही है जो मिडिल ईस्ट में जब भी टैंक को इस्तेमाल करना होता है तब किया जाता है। ये सारी बातें चल रही हैं। हालांकि खबर यह है कि इजराइल ने हाथ जोड़ लिए हैं कि भैया हम अपनी आर्मी वहां नहीं भेजेंगे, अमेरिका चाहता है जाए और लड़े। ये क्यों नामुमकिन है और क्यों बेवकूफाना है? इतना बेवकूफाना यह है कि अमेरिका के एक सीनेटर हैं क्रिस मर्फी, उन्होंने ट्विटर पर, एक्स पर बाकायदा पोस्ट की और कहा कि जंग अब ट्रंप के हाथ से निकल चुकी है। ट्रंप अब इस जंग को जीत नहीं सकता है। यह अशोक कुमार पांडे नहीं कह रहा, यह क्रिस मर्फी कह रहे हैं जो अमेरिका के सेनेटर हैं। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के सीआईए के एक्स डायरेक्टर भी इसी तरह की बात कह चुके हैं, और कनाडा जो अमेरिका का करीबी दोस्त है उसका बयान यह है कि ट्रंप ने ईरान का अंदाजा लगाने में बड़ी गलती कर दी, ओवर एस्टिमेट कर लिया कि 2 जहाजों और कुछ और फाइटर प्लेन्स के सहारे 2 दिन में ईरान को जीत लेगा। खैर, जमीनी रास्ते की दिक्कतें क्या हैं और जमीनी रास्ते से अमेरिका कभी क्यों नहीं जीत सकता, यह बात तब समझ में आएगी जब ईरान का मैप आपके सामने होगा। दरअसल ईरान के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। कई लोगों को यह लगता है कि जैसे सऊदी अरबिया है, जैसे यूएई है, जॉर्डन है, ऐसे ही कागज पर अंग्रेजों ने नक्शा बनाकर यह मुल्क बनाया था। नहीं हुजूर, बहुत पुराना मुल्क है ईरान, और जितने पुराने मुल्क हैं उनकी एक खूबी आपको बता दूं कि उनमें घुसना कभी बहुत आसान नहीं होता। हिंदुस्तान को आप देखिए, एक तरफ से हिमालय है, 3 तरफ से समंदर है, आसान काम नहीं है घुस पाना। ईरान को जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए इसका पश्चिम का इलाका और साउथ का इलाका। पश्चिम और साउथ के इलाके में एक पूरा माउंटेन है, पहाड़ की रेंज है जिसको ज़ैग्रास कहते हैं। ज़ैग्रास पहाड़ जो है वो शुरू होता है साउथ ईरान से और खत्म होता है टर्की में जाके। अब आप याद कीजिए, जब इराक के साथ वार चल रही थी तो इराक इसी रास्ते से घुसने की कोशिश कर रहा था। इराक के पास भी टैंक थे, इराक के पास हथियार थे, सब कुछ था। और यहां मैं ये बता दूं कि सद्दाम हुसैन साहब को जब ये ईरान इराक वार चल रहा था तो अमेरिका और इंग्लैंड की पूरी मदद भी मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे, हथियार मिल रहे थे। लेकिन 8 साल तक ये जंग चलती रही और इस पहाड़ी टेरेन को क्रॉस नहीं कर पाई इराक की सेना। क्यों? एक तो पहाड़ का टेरेन है जिसको आप नहीं जानते, ईरानी जिसके गली गली से परिचित हैं। ईरानी जानते हैं कहां पे खाई है, कहां ट्रेंच है, कहां घुमाव है, कहां बाहर की सेना को फंसाया जा सकता है, वो चप्पे चप्पे से बिल्कुल परिचित है। तो ये पहाड़ जैसे हिमालय हमारी रक्षा करता है, वैसे ही ये पहाड़ ईरान की रक्षा करता है। यानी साउथ से लेकर और पश्चिम तक का पूरा इलाका, नॉर्थ तक चला जाता है वो, उस इलाके में तो आप घुसेंगे अगर तो आपकी कब्रें वापस जाएंगी, बरसों लड़ाई चलेगी और अमेरिका के सैनिक वहां पर चूहों की तरह मारे जाएंगे। अब आइए थोड़ा सा चलते हैं नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ। उत्तर से कैस्पियन सागर की तरफ से आने का चांस बन सकता था, ये लोग कह रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे तो एक और पहाड़ खड़ा है, एल्बोज पहाड़। और एल्बोज पहाड़ जो है वो भी बिल्कुल जाग्रोस पहाड़ की तरह ही है, उसको भी पार कर पाना आसान नहीं, उधर से भी आने में जान निकल जाएगी। और मान लीजिए किसी तरह से इन इलाकों से आप पार कर गए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तो मैंने छोड़ ही दिया है, वो 21 माइल का इलाका जिस पर ईरान ने इतनी माइंस बिछाई हुई हैं, नेवल माइंस बिछाई हुई हैं
कि जहाज से आने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा, गुहार लगा रहा है बड़े बड़े मुल्कों से, अमेरिका, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, इन सब से गुहार लगा रहा है कि भैया अपनी नाव भेजो, और कोई वहां भेजने को तैयार नहीं है। तो ईरान का वहां पर क्या दबदबा है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अमेरिका की जहाजें वहां जलाई जा चुकी हैं, और अमेरिका के अखबारों ने जब उसको रिपोर्ट किया तो पगला कर ट्रंप ने लिखा कि इन अखबारों को हम बैन कर देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात तो छोड़ ही दीजिए, जहां कोई मुल्क अपनी आर्मी, अपनी नेवी भेजने को तैयार नहीं। अब अगर मान लीजिए कि इन रास्तों को, इन दोनों पहाड़ों को पार करके अंदर पहुंच जाएंगे तो क्या मिलेगा? तो आपको दो रेगिस्तानी इलाके मिलेंगे जहां टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाता है। एक लुट और दूसरा काविर। ये दोनों पठार हैं, ये रेगिस्तान है, पठार नहीं है, रेगिस्तान है। और इस रेगिस्तानी इलाके में अमेरिकियों की कब्र कई तरीके से बनेगी, मौसम से भी कब्र बनेगी, घिर के भी बनेगी, और लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो ईरान जो है वो सिर्फ एक मुल्क नहीं है, बेहद पुराना मुल्क है, और उसकी जो सीमाएं हैं वो ऐसे बनी हुई हैं कि ईरान में एंट्री करना आसान नहीं है। इसीलिए सद्दाम हुसैन सारी कोशिशों के बावजूद ईरान को जीत नहीं पाए। 8 साल जंग चली और 1 इंच भी बाउंड्री ईरान या इराक की बदली नहीं, वही की वही बाउंड्री रह गई। ईरान अपने आप को पूरी तरह से बचाने में, अपने इंकलाब को बचाने में कामयाब रहा, इसलिए उसको आमतौर पर सद्दाम हुसैन की हार मानी जाती है। ये तो आप जानते ही हैं कि उसके बाद जब सद्दाम हुसैन ने यही हिमाकत कुवैत में की तो जो मुल्क उनके साथ थे वो खिलाफ हो गए, और सद्दाम हुसैन को किस तरह से मारा गया, फांसी पर चढ़ाया गया, पकड़ा गया, वो सब कहानी आप जानते हैं। मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं पहले भी, सद्दाम पर अलग से एक वीडियो बनाकर। तो खैर फिलहाल ये कंडीशन है कि ग्राउंड अगर फोर्सेस पर ये जाएंगे, जमीन पर अगर पांव रखेंगे, तो अमेरिका कितनी बुरी तरह से फंसेगा, किन किन शर्तों पर समझौता करके निकलेगा, और कितने सैनिक उसके मारे जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। शायद इजराइल को यह अंदाजा है, इसलिए वो कह रहा है अब हम ज्यादा ताकत लेबनान की तरफ लगाएंगे, हिजबुल्लाह से लड़ने पर लगाएंगे, ईरान पर हम कम ताकत लगाएंगे। यह अपने आप में जंग को धीरे धीरे खत्म करने का ऐलान है। ट्रंप साहब तरस रहे हैं कि ईरान किसी तरह से मान जाए, और इजराइल जिस पर लगातार मार पड़ रही है, तेल अवीव का सत्यानाश हो गया है, लगातार एक से एक तस्वीरें आ रही हैं, वो हिजबुल्लाह की मार से भी इतना परेशान है कि उधर घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि समझौता होगा तो ईरान हिजबुल्लाह का भी ख्याल रखेगा, और मान लीजिए इस बात को कि वो लेबनान के साथ जो इजराइल की सीमा है उसको ब्लॉक करने की बात करेगा, और हिजबुल्लाह पर किसी तरह का हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी लेगा। इसके पहले, इसके बिना ईरान खत्म नहीं होगा। एक बात समझिए, बार बार कहा जाता है ईरान ने प्रॉक्सी बनाया, सारे आतंकवादी हैं, प्रॉक्सी बनाया ईरान ने, इसलिए वो आतंकवादी स्टेट है, वगैरह वगैरह। ईरान ने प्रॉक्सी क्यों बनाया? यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि ईरान का प्रॉक्सी बनाना अपने वजूद को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि ईरान के अलावा जितने भी अरब मुल्क हैं वहां पर ज्यादातर अमेरिका और इजराइल के प्रॉक्सी हैं। अब आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन क्या सऊदी अरबिया के अंदर अमेरिका का विरोध करके कोई गद्दी पर बैठा रह सकता है? क्या सऊदी अरबिया अमेरिका के हिसाब से काम नहीं करता है? जब सऊदी अरबिया ने अपनी जमीन पर अमेरिका को बेस बनाने की इजाजत दे दी, हजारों सैनिक रखने की इजाजत दे दी, तो वो अमेरिका का प्रॉक्सी क्यों नहीं है? और अमेरिका खुद इजराइल का प्रॉक्सी है, तो सऊदी अरबिया कितनी भी बातें कर ले लेकिन इनडायरेक्टली इजराइल की मदद तो कर ही रहा है। यूएई के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। जब इजराइल ने, नेतन्याहू ने यह घोषणा की थी कि शिया और सुन्नी दोनों एंगल के खिलाफ हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो उसमें इकलौते अरब मुल्क का नाम लिया था यूएई का, और भारत का नाम लिया था। तो यूएई तो इजराइल और अमेरिका के लिए काम कर ही रहा है। बहरीन तो अमेरिका का अड्डा है, 5वीं फ्लीट थी वहां पर, जो अब बर्बाद कर दी ईरान ने, बेस बना हुआ था। जॉर्डन क्या करता था? जॉर्डन ईरान से जो मिसाइलें चलती थी उनको रोकता था। इस बार तोड़ दिया गया उसका सारा एयर डिफेंस, इसलिए नहीं रोक पा रहा है, खामोश पड़ा हुआ है। कतर यही काम कर रहा है। तो जितने अरब मुल्क हैं वो सारे के सारे अमेरिका के प्रॉक्सी हैं, जो अमेरिका और अमेरिका के बहाने इजराइल की मदद करते हैं। इनका मुकाबला करने के लिए, इतने सारे मुल्कों का मुकाबला करने के लिए ईरान को भी जरूरी था कि उसके पास भी एलाइज हों। इसलिए लेबनान में उसने हिजबुल्लाह को चुना।
इराक के अंदर इराकी मिलिशिया है उसके साथ, और आप जानते हैं इराकी मिलिशिया ने जीना हराम कर दिया है अमेरिका की आर्मी का। रीफ्यूएलिंग अब इराक में पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन के अंदर 6 जहाज गिराए हैं इराक में अमेरिका के इराकी मिलिशिया ने। खबर फैली कि इराकी मिलिशिया के हेड को मार दिया गया, बाद में पता चला कि नहीं, वो बचकर निकल गया है। आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, उसका चेहरा पब्लिक नहीं किया गया। हूथी बनाया यहां पे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो हम बंद कर देंगे, लेकिन रेड सी का जो बाबल मंदेब है वो बंद करेगा हूथी। यमन के ऊपर, यमन की जो सरकार है वो तो सऊदी अरबिया से चलती है। सऊदी अरबिया का पैसा, सऊदी अरबिया की आर्मी, सऊदी अरबिया की सेना, और वहां पर घुसने की कोशिश कर रहा था यूएई इजराइल के साथ मिलकर, जिसको सऊदी अरबिया ने खत्म किया। तो आधे से कम पर सऊदी अरबिया वाली सरकार का कब्जा है और बाकी पर हूथी का कब्जा है, जो ईरान के सपोर्टर है। उसको वहां भी जरूरत थी, तो अपनी जितनी मिलिशिया बनाई है उसने, वो इसलिए बनाई है क्योंकि वो सरवाइव कर सके। अब रहा सवाल हमास का। हमास को ईरान ने नहीं बनाया, हमास को ईरान सपोर्ट करता है। हमास ईरान का प्रॉक्सी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हमास इकलौता संगठन है वहां पर जिसने बाकायदा बयान जारी किया कि ईरान बाकी मुल्कों पर हमला ना करे तो बेहतर, क्योंकि हमास को सबसे मदद मिलती रही है। हमास तो फलस्तीनी आंदोलन का है, फलस्तीन के साथ ईरान खड़ा रहा। आप जानते हैं 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई, उसके बाद से जुमातुल विदा को लगातार इंटरनेशनल कुद्स डे के रूप में मनाया जा रहा है, जो फलस्तीनियों के लिए है। उस दिन पूरे ईरान में फलस्तीन के झंडे फहराए जाते हैं। तो प्रॉक्सी नहीं बनाया है ईरान ने भी अपने एलाइज डेवलप किए हैं, क्योंकि जो अरब मुल्क हैं वो पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के एलाइज बनते गए हैं। और खास तौर पर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होने के बाद तो सऊदी अरबिया को छोड़ दीजिए, ओमान को छोड़ दीजिए, एक आध मुल्कों को और छोड़ दीजिए, तो सबके सब ने इजराइल के साथ सीधा रिश्ता बना लिया है, तिजारती रिश्ता बना लिया है, हथियार का रिश्ता बना लिया है, इंटेलिजेंस शेयरिंग का रिश्ता बना लिया है, जिससे ईरान के इंटेलिजेंस उनके साथ शेयर की जाती है। ऐसे में ईरान जानता था कि हमें भी जरूरत है अलग अलग जगह पर अपने लोगों की, इसलिए उसने अपने प्रॉक्सी बनाए। प्रॉक्सी तो बेकार का एक अमेरिका का दिया हुआ शब्द है। उसने अपने एलाइज बनाए, वहां पर संगठनों को अपना समर्थन दिया और वो संगठन ईरान को समर्थन देते हैं। यह केवल शिया सुन्नी का मामला नहीं है। हुथीज शिया नहीं है। हुथीज जिस तरह का इस्लाम मानते हैं वो अलग फिरका है, वो उस तरह से शिया नहीं है जिस तरह से ईरान के शिया है। और हमास तो आप जानते ही हैं सुन्नियों का संगठन है। तो इसको ना शिया सुन्नी में बांटा जा सकता है और ना ही किसी और तरीके से ये एंटी अमेरिका अलायंस है अरबों का और ईरान का, जिसमें हिजबुल्लाह शामिल है, जिसमें इराक का मिलिशिया है, जिसमें हूथी है और भी जिसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आखिर अमेरिका भी तो दुनिया भर के अपने एलाइज से मदद मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि इस जंग में शामिल हो। पूरे अरब वर्ल्ड से कह रहा है, फ्रांस से कह रहा है, जर्मनी से कह रहा है, इंग्लैंड से कह रहा है, सबसे कह रहा है शामिल हो। वो नहीं शामिल हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता है शामिल होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी है, मिलना कुछ नहीं है। तो अगर अमेरिका एलाई बनाए तो ठीक, अगर ईरान अपनी दोस्तियां बनाए तो वो आतंकवाद हो गया। जो अमेरिका की मुखालिफत करे वो आतंकी है। आप सोचिए, आईएसआईएस का अल जुलानी, अल शरा, अल जुलानी, जो भी कहना चाहें उसको, कल तक उसके ऊपर मिलियंस का इनाम रखा हुआ था। लेकिन ईरान के एलाई असद को हराकर वो सीरिया की गद्दी पर बैठ जाता है तो टाई सूट पहनने लगता है और फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड सब उसका स्वागत करने लगते हैं। अब वो रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति बन जाता है, वीआईपी बनकर जाता है यूरोप और अमेरिका में। क्या है इनकी परिभाषा? जो इनके खिलाफ वो आतंकवादी और जो इनके साथ वो एकदम जेंटलमैन। ये राजनीति अमेरिका ने बहुत बरसों तक की है और इस जंग में अमेरिका की इस राजनीति को जमीन दिखाई है ईरान ने। ट्रंप को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर में कुछ और बोल रहा है और कुछ खास उसके समझ में आ नहीं रहा है कि इस जंग में घुस तो गया, निकले कैसे। और सोचिए, एक सीन मुझे याद आता है जब जेलेंस्की यूक्रेन का राष्ट्रपति बैठा हुआ था व्हाइट हाउस में और व्हाइट हाउस में वो गुस्से में आ गया था। उसने कहा था कल को अमेरिका और यूरोप को भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है कि उनको मेरी मदद मांगनी पड़े। और ट्रंप ने उसको बुरी तरह से बेइज्जत किया था। यह कहा था कि तुम क्या हमारी मदद करोगे, तुम किसी कंडीशन में नहीं हो कि इस तरह की बातें करो। बमुश्किल साल, 1.5 साल बीता है और आज कंडीशन यह है कि यूक्रेन से अमेरिका गुहार लगा रहा है, मदद कर रहा है कि ड्रोन्स के मुकाबले के लिए
रशिया के साथ लड़ते हुए जो टेक्निक तुमने विकसित की है वो टेक्निक हमें दो। और सोचिए, वही जेलेंस्की कह रहा है कि ऐसे नहीं मिलेगा, बदले में आपको हमें पैसा देना पड़ेगा और टेक्निक देनी पड़ेगी। यानी जेलेंस्की जो कल तक इनके दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ा था, आज इनके सर पे चढ़ के कह रहा है कि हम टेक्निक तो दे देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी हमें कुछ टेक्निक्स देनी पड़ेंगी और पैसा देना पड़ेगा। ट्रंप जो जेलेंस्की को बेइज्जत कर रहा था, जेलेंस्की के सामने अगर हाथ फैलाने के लिए मजबूर हुआ है, तो यह कारनामा सिर्फ और सिर्फ ईरान ने करके दिखाया है। और अभी तो जंग को सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। ट्रंप परेशान है इस बात के लिए कि कैसे भी घोषणा करे कि उसकी विक्ट्री हो गई है। रोज कहता है कि ईरान की आर्मी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, उसके सारे मिसाइल खत्म हो गए, उसका सब खत्म हो गया। और ईरान रोज एक नई मिसाइल निकालता है अपने जखीरे से और कहता है अभी ये वाली तो इस्तेमाल ही नहीं हुई। सुबह मैंने आपको बताया था कि सेजिल मिसाइल उसने निकाला है। सेजिल मिसाइल की खूबी यह है कि उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो सॉलिड है और इसीलिए उसको ट्रैक कर पाना, उसको इंटरसेप्ट कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और जाने अभी कितनी ऐसी और मिसाइलें ईरान के पास हैं। और ईरान के जो दोस्त हैं, रशिया हो चाहे चाइना हो चाहे नॉर्थ कोरिया, वो उसकी मदद के लिए लगातार खड़े हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा हाथ पांव ट्रंप मार नहीं पा रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर उनके पास न्यूक्लियर पावर है तो रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना तीनों के पास न्यूक्लियर पावर है और ईरान उस पोजीशन में है कि कभी भी 10 दिन के अंदर न्यूक्लियर पावर डेवलप कर सकता है। तो अगर न्यूक्लियर पावर की धमकी देंगे, ईरान को बर्बाद करने की धमकी देंगे, तो चाइना बहुत पहले कह चुका है कि हमारे पास हाइड्रोजन बम है जो दुनिया के किसी कोने में 20 मिनट में पहुंच सकता है। तो अगर यह वार आलमी जंग में तब्दील हुई, अगर यह जंग वर्ल्ड वार में तब्दील हुई, तो कहां कहां क्या क्या तबाह होगा यह कहा भी नहीं जा सकता। अभी तो खैर तबाही मिडिल ईस्ट में चल रही है। कल ईरान का एक हवाई अड्डा तबाह करने की कोशिश की अमेरिका में, बदले में ईरान ने दुबई के हवाई अड्डे पर हमला किया है और खबर यह है कि दुबई में हवाई यातायात फिलहाल बंद कर दिया गया था, हो सकता है जल्दी ही शुरू हो जाए। और यही नहीं, उसने यूएई को धमकी दी है, नक्शा बनाकर दिया है जिसमें 2 इलाकों को दिखाया है। पहला इलाका मरीना है, दुबई मरीना हम सब जानते हैं, जो दुबई घूमने जाता है जरूर जाता है। और दूसरा इलाका है अरबियन ब्रांचेज। इन दोनों इलाकों की तस्वीर जारी करके, नक्शा जारी करके धमकी दी है सीधी सीधी कि इन इलाकों को खाली कर दीजिए, इन पर हम कभी भी अटैक कर सकते हैं। यह कंडीशन है कि ये लगातार कहते जा रहे हैं ईरान के पास सब कुछ खत्म हो गया और ईरान लगातार हमलावर है। ये मिन्नतें कर रहे हैं सीज फायर कर लो, ईरान कह रहा है हम सीज फायर नहीं करेंगे। ये अपने लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं कि भैया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी जहाज भेजो, और लोग तो अंदर अंदर बात कर रहे हैं ईरान से। कोई सीधे अपनी जहाज भेजने को तैयार नहीं है क्योंकि लोगों को पता है कि वो इलाका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो ईरान के कंट्रोल में है, ईरान वहां से कोई जहाज गुजरने नहीं देगा। अच्छा, जब आदमी पागल होता है तो कोई भी ख्वाब देखता है। कोई आदमी पागल होकर रात को यह ख्वाब देख सकता है कि सारी दुनिया का राजा हो गया है। ट्रंप भी ऐसे ही ख्वाब देख रहा है और दिक्कत यह है कि अपने सारे ख्वाब जो है वो सोशल मीडिया पर लगा देता है। तो सोशल मीडिया पर उसने एक तस्वीर लगाई जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो स्ट्रेट ऑफ अमेरिका बन गई है। दिक्कत यह है कि अमेरिका का स्ट्रेट तो वो नहीं बनेगा, लेकिन अमेरिका का कब्रगाह जरूर बन रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और ट्रंप सारा हाथ पांव मारने के बावजूद कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दुनिया भर में अकेले पड़ गए हैं, बयान पर बयान दिए जा रहे हैं और अमेरिकी कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद एप्स्टीन फाइल की हकीकत तो सामने आके रहेगी। सर्वे आ रहे हैं कि डेमोक्रेट्स उनसे काफी आगे निकल गए हैं और अगर मिड टर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स ने उनको हरा दिया, इसका मतलब यह होता है कि पक्के तौर पर उनके खिलाफ आएगा इंपीचमेंट और इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे ट्रंप। दुनिया याद करेगी कि अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती यह की थी कि ईरान पर अटैक किया था। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।